Today is discuss about सेल इंजरी। तो सेल इंजरी क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सेल इंजरी देखा जाए, सेल इंजरी होता क्या है? सेल मतलब होता है कोशिका, इंजरी मतलब चोट लग जाना। तो हम बेसिक चीज से समझते हैं सेल इंजरी क्या होता है। जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हो, अचानक से हम गिर जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में हमें कहीं ना किसी या सेल में कहीं इंजरी हुई और ब्लीडिंग हुई या चोट लग गई या फिर रगड़न हो गई, तो उसी को हम बोल देते हैं सेल इंजरी। तो सेल इंजरी देखा जाए तो कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने कि सेल इंजरी हुई मुझे और सेल ने क्या किया कि अडॉप्ट किया। अडॉप्ट मतलब क्या होता है कि अनुकूलित करना। कोई चीज हम पे गिराई गई और हम उस चीज को सह लिए, तो उसी को बोलते हैं अडॉप्टेशन। तो सेल इंजरी हुई, चोट लगी और कुछ दिन, 1-2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह के बाद क्या हुआ कि विदाउट ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, स्टिच लगा और अपने आप घाव सही हो गया। तो क्या हुआ कि सेल इंजरी जो हुई वो क्या होगी, अडॉप्टेशन हो गया, अडॉप्ट कर गया। तो अब हम एक एग्जांपल देकर समझाएंगे कि सेल इंजरी होता क्या है। मान लीजिए आप पहले एक वर्ड्स है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस क्या होता है वो बताएंगे आपको। होम्योस्टेसिस एक वर्ड आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इस वर्ड से क्या समझते हैं? पहले तो सेल इंजरी पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस मतलब होता है कि नॉर्मल कंडीशन होती है। मान लीजिए कि हम कहीं ठंड वाले मौसम में चले गए, तो हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर हुआ बॉडी का, ठीक है, और बाहर का जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा। तो अब डिफरेंट क्या हुआ? होम्योस्टेसिस क्या करता है कि किसी चीज को सामान्य कर देना, किसी चीज में सामान्य कर देना। कोई बॉडी में गड़बड़ी हुई तो उसको सामान्य कर देना। मान लीजिए जैसे हमने सांप को देखा, तो सांप को देख करके हमारी बॉडी में एकदम से चेंजिंग हो गई, हम बहुत तेज दौड़ने लगे। फिर एक ऐसा समय आया कि हमारी बॉडी फिर नॉर्मल कंडीशन में चली गई, एक डर था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो ये क्या है? होम्योस्टेसिस है, ये होम्योस्टेसिस कंडीशन है। तो मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मगर हम कहीं ऐसी ठंड वातावरण में चले गए जहाँ पे -डिग्री सेल्सियस जा रहा है, -0, 4 में या 19, 16 ऐसे कुछ जा रहा है। तो वहां क्या हुआ, हमारी बॉडी उस चीज को, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, हमारी बॉडी एक्सटर्नल टेम्परेचर को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। एक्सटर्नल टेम्परेचर को, अभी हमारा इंटरनल टेम्परेचर जो था वो था 37 था। तो इसको जो है मेंटेन करने के लिए क्या एक कंडीशन आएगी, होम्योस्टेसिस। तो ये जो एक्सटर्नल टेम्परेचर था इससे लड़ करके क्या करेगी, इसको सामान्य कर देगी। तो जिस कंडीशन को, जो कंडीशन हमारी बॉडी की एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या एक्सटर्नल स्ट्रेस की वजह से गड़बड़ा रही है, उसको नॉर्मल कर देना, यही कहलाता है होम्योस्टेसिस। और सेल इंजरी में बोल सकते हैं एडॉप्टेशन, अडॉप्ट करना। तो अडॉप्टेशन होम्योस्टेसिस से थोड़ा सा रिलेशन है कि किसी चीज को नॉर्मल कर देना, पहले जैसा नॉर्मल कर देना। भाई बाहर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था और अंदर का टेम्परेचर एक सामान्य कैटेगरी पे था, सामान्य डिस्टेंस पे था। तो उसने क्या किया, जो बाहर का हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो उसको अनुकूलित कर देना, अनुकूल उसी से समान अनुकूल कर देना या होम्योस्टेट कर देना। तो क्या कहता है कि वो समान हो जाए, बॉडी इसको कोऑपरेट कर ले, तो इसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो अब सेल इंजरी में इसका क्या रोल है ये बताते हैं आपको। मान लेते हैं कि ये सेल, एक गुब्बारा है, सेल है गुब्बारा, गुब्बारा बोलते हैं। एक बैलून है,
एक बैलून है। अब हम इसका जो इंटरनल स्ट्रेस इस पे पड़ा, इंटरनल स्ट्रेस का रहा, और इसी पे एक जो है एक्सटर्नल स्ट्रेस जो है डाला गया। तो मान लीजिए बैलून है, फूला हुआ है बैलून, और उस पर हमने अपनी एक उंगली जो है उसमें दबाया तो क्या हुआ कि अंदर की जो एयर थी वो इधर उधर अपने को एडजस्ट किया। तो जब एडजस्ट कर लिया तो क्या हुआ कि हवा जो है वहां से हटके दूसरे स्थान पे चली गई। मगर हम लगातार उस पर स्ट्रेस डालते रहे, लगातार उन्हें धराते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि गुब्बारा जो है फट जाएगा। तो गुब्बारा फट जाएगा तो इसी को क्या कहते हैं, हम सेल इंजरी बोल देते हैं। भाई सेल इंजरी इसी को बोल देते हैं। सेल इंजरी ऐसे बोल देते हैं इसी को कि सेल इंजरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि यदि कोई स्ट्रेस हमारे पर पड़ रहा है जिसकी वजह से में चोट लगी है, वो लगातार स्ट्रेस बना रहता है, तो क्या होगा कि सेल दो फॉर्म में जाएगी। यदि कुछ समय के लिए रहा तो अडॉप्ट कर जाएगी, मगर वो यदि सीवियर या ट्रांसिएंट रहा तो क्या होगा कि दो फॉर्म में जाएगी। वो दो फॉर्म होते हैं रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल तो हुआ, रिवर्सिबल मतलब ये हुआ कि चोट हमें लगी और कुछ ट्रीटमेंट लिया तो क्या हुआ कि रिवर्स हो गई, फिर अपने सामान्य अवस्था में घाव सही हो गया, अपने सामान्य अवस्था में सब जो है पहुंच गई। मगर इरिवर्सिबल में मतलब क्या होता है कि यदि कोई हम स्ट्रेस लगातार बनाए रखें तो वो क्या हो गया, सीवियर हो गया। तो जब सीवियर हो जाएगा तो उसमें इरिवर्सिबल ऐसी होती है कि वो क्या होती है, उस कंडीशन में किसी ना किसी चीज की मृत्यु होती है, या वो चीज बनी रहती है, वो चीज दोबारा वो चीज नहीं बन सकती। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि दूध से दही बन सकता है और दही से दूध नहीं बन सकता ना, तो वही है। अब हम यहाँ पे की कह सकते हैं कि शरबत से चीनी से शरबत बन सकता है और शरबत से चीनी बन सकती है, मगर दूध से दही बनने, दही से दूध नहीं बन सकता। तो अब इरिवर्सिबल जो फॉर्म होता है उसमें दो चीजें होती हैं, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक होती है एपोप्टोसिस, एक होती है निक्रोसिस। अब चोट लगी और वो लगातार रही, सेल इंजरी लगातार वहां पे स्ट्रेस पड़ता रहा, तो क्या हुआ कि इरिवर्सिबल फॉर्म में चली गई। रिवर्सिबल फॉर्म में गई तो फिर पुनः उस फॉर्म में पहुंच जाएगी, मगर इरिवर्सिबल फॉर्म में चली गई तो एपोप्टोसिस और निक्रोसिस, इसमें सेल दब जाएगा, फट जाएगा। एपोप्टोसिस में सेल दब जाएगा, फट जाएगा, उसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, सब बाहर आ जाएंगे। तो क्या होगा, वहां पे जो एटीपी बननी तो बनना बंद हो जाएगी, धीरे धीरे सेल की डेथ हो जाएगी। इसमें भी डेथ होना है, मगर ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लोली होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल पे होती है प्रोटीन होती है, वो श्रिंकेज होती है, श्रिंकेज होने के बाद में फाइब्रोसाइटोसिस चालू होती है और उसको डैमेज करता है। ठीक है, लाइसोसोम्स। अब यहाँ निक्रोसिस क्या हुआ कि यहाँ पे सेल क्या हो जाएगी, निक्रोटिक हो जाएगी, वहां पे हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। भाई यदि मान लीजिए कहीं पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यदि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन कमी होगी तो वहां पे ऑक्सीजन कमी होगी, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन लेके जा रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी जब होगी तब क्या होगा कि निक्रोसिस, हाइपोक्सिया और एक इस्चीमिया, दो कंडीशन चालू होती है। हाइपोक्सिया मतलब होता है कि लो लेवल ऑफ सप्लाई ऑक्सीजन इनटू द टिश्यू, ठीक है, एंड इस्चीमिया लो ब्लड अमाउंट रीच टू द सेल। ठीक है, तो जब ब्लड कम पहुंचेगा तो वहां पे ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्रिया नहीं कर पाएगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्रिया तब होती है तो इसमें क्या होता है कि एटीपी सिंथेसिस होता है। एटीपी सिंथेसिस होता है,
एटीपी क्या है? ऊर्जा है जो को सेल को चलाता है, ठीक, ऊर्जा है। तो अब ये जब पहुंच नहीं पाएगा तो इस समय ऐसा आएगा कि सेल डेथ हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो अब वो प्रोसेस में थोड़ा सा जो प्रोसेस हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है, फट जा रहा है सेल बार से, मगर इसमें क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे सेल डेथ होनी होगी, इसमें भी सेल डेथ होगी। इसमें नॉन करने प्रोसेस में होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो इरिवर्सिबल फॉर्म में जो है अपोप्टोसिस नेक्रोसिस होता है। तो ये जो तुम्हारा कंडीशन रहा ये सेल इंजरी रही। तो जब लगातार कोई चीज पे स्ट्रेस बना रहेगा तो इरिवर्सिबल फॉर्म में जाएगा, स्ट्रेस थोड़े समय के लिए रहेगा तो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेल इंजरी। इसका यूज क्या है सेल इंजरी का? तो सेल इंजरी का यूज ये है कि हम मेडिकल साइंस में इसको पढ़ते हैं कि कोई भी चोट लगी है तो वो किस कंडीशन में जा सकती है, किस कंडीशन में पहुंच सकती है, तो उसमें इसका यहाँ सेल इंजरी का उपयोग वहां पे किया जाता है। तो इतना हमारे हिसाब से अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई टॉपिक समझ नहीं अच्छे से आया है तो हमें कमेंट बोल के कमेंट करें। थैंक यू।